देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको इसमें बताया था उपसय संयोजी यौगिक जो होते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी के बारे में बता रहे थे और उनकी स्टेबिलिटी को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं वो देखिए। प्रभावित करने वाले कारक उपसय संयोजी यौगिकों की स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है ना, स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक। स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक पहले हमने कारक बताया था आपको, केंद्रीय धातु आयन पर आवेश। पहला कारक था केंद्रीय धातु आयन पर आवेश। केंद्रीय धातु आयन पर आवेश देखिए, केंद्रीय धातु आयन पर यदि धनावेश बढ़ने पर परमाणु आकार जो होता है वो क्या होता है, छोटा हो जाता है। पहला कारक है केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु आयन पर आवेश। आवेश बढ़ने पर केंद्रीय धातु आयन का परमाणु आकार जो होता है वो छोटा हो जाता है, जिसके फलस्वरूप लिगैंड और केंद्रीय धातु परमाणु उनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, आकर्षण बल जो होता है वो घट जाता है। इसमें लिख रहा हूं मैं, इसमें लिख रहा हूं केंद्रीय धातु आयन पर केंद्रीय धातु आयन पर आवेश बढ़ने पर केंद्रीय धातु आयन पर आवेश बढ़ने पर इसका परमाणु आकार छोटा हो जाता है, जिससे धातु परमाणु तथा लिगैंड के बीच आकर्षण बढ़ जाता है, आकर्षण बल बढ़ जाता है। देखिए केंद्रीय धातु आयन पर आवेश जैसे बढ़ाते हैं अपन, उसका परमाणु आकार छोटा हो जाता है और छोटा परमाणु आकार बढ़ने के कारण धातु परमाणु होता है और लिगैंड के बीच, केंद्रीय धातु परमाणु और लिगैंड के बीच अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, बढ़ जाता है। तो देखिए यहाँ पे इसमें एग्जांपल समझा रहा हूं, जैसे Fe+2 और Fe+3 है, इसमें अधिक परमाणु जो आवेश है वो ज्यादा इस पर है तो उसका परमाणु आकार जो होता है छोटा हो जाता है, ठीक है ना, जिससे अट्रैक्शन फोर्स होता है बढ़ जाता है। तो पहला कारक हो गया केंद्रीय धातु आयन पर आवेश। दूसरा कारक देखिए, दूसरा कारक देखो, दूसरा कारक है धातु आयन का आकार, केंद्रीय धातु आयन का आकार। केंद्रीय धातु आयन का आकार देखिए, केंद्रीय धातु आयन का आकार इस फर्क में, केंद्रीय धातु परमाणु का आकार जितना छोटा होता है, केंद्रीय धातु परमाणु का इसका आकार जितना छोटा होता है उतना ही केंद्रीय धातु परमाणु और लिगैंड के बीच जो आकर्षण बल होता है वह क्या होता है, बढ़ जाता है, प्रबल हो जाता है, जिसके फलस्वरूप धातु और लिगैंड के मध्य बल की जो प्रबलता होती है उसमें वृद्धि हो जाती है, जिससे समकोण यौगिकों का स्थायित्व बढ़ जाता है। इसमें लिख रहा हूं मैं, केंद्रीय धातु परमाणु का आकार जितना छोटा होता है, केंद्रीय धातु परमाणु का आकार जितना छोटा होता है धातु परमाणु तथा लिगैंड, धातु परमाणु तथा लिगैंड
धातु परमाणु तथा लिगैंड के बीच आकर्षण बल उतना ही अधिक हो जाता है। उतना ही अधिक हो जाता है। ठीक है ना। जिसके फलस्वरूप केंद्रीय धातु परमाणु तथा लिगैंड के बीच बंध की प्रबलता में वृद्धि हो जाती है। बंध की प्रबलता में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। और संकुल का स्थायित्व अधिक हो जाता है। संकुल का स्थायित्व अधिक हो जाता है। जैसे एग्जांपल देते हैं इसमें अपन Fe+2 CO+2 Fe+2 CO+2 उसके बाद Na+2 और Cu+2। तो इसमें देखिए आप ये क्या आवर्ती तत्व हैं। तो स्थायित्व क्रम में आपको स्थायित्व क्रम लिखवा है, इसको देख लीजिए आप। और धातु आयन का आकार जितना छोटा होता है धातु परमाणु और लिगैंड के बीच उतना ही आकर्षण बल उतना ही अधिक हो जाता है। जिसके फलस्वरूप धातु परमाणु और लिगैंड के बीच बंध की प्रबलता में वृद्धि हो जाती है और स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। स्टेबिलिटी अधिक हो जाती है। ठीक है ना बच्चों। तो स्टेबिलिटी भी कैसे हो जाती है? अधिक हो जाती है। ये हो गया दूसरा कारक। तीसरा कारक देखिए। तीसरा कारक है लिगैंडों पर आवेश। लिगैंडों पर आवेश। तीसरा कारक है लिगैंडों पर आवेश। तीसरा कारक है लिगैंडों पर आवेश। लिगैंडों पर चार्ज देखिए। लिगैंडों पर आवेश बढ़ाने पर उनका परमाणु आकार बढ़ जाता है। जिससे धातु और लिगैंड के बीच प्रबलता में कमी आ जाती है और परमाणु का मान कैसे हो जाता है? कम हो जाता है। जिससे स्टेबिलिटी में क्या जाती है? कमी आ जाती है। मैं लिख रहा हूं लिगैंडों पर आवेश बढ़ने पर लिगैंडों पर आवेश बढ़ने पर उनका परमाणु आकार बढ़ जाता है। उनका परमाणु आकार बढ़ जाता है। उनका परमाणु आकार बढ़ जाता है। जिससे धातु और लिगैंड धातु लिगैंड बंध प्रबलता में कमी तथा विपाटन ऊर्जा का मान कम हो जाता है। विपाटन ऊर्जा का मान कम हो जाता है। जिससे स्टेबिलिटी में कमी आती है। जिसके फलस्वरूप स्थायित्व में कमी आ जाती है। इसके फलस्वरूप स्थायित्व में कमी आ जाती है। जैसे एग्जांपल देखिए F-O-2 N-3। इन तीनों एग्जांपल देखिए F-O-2 N-3। तो यहाँ पे सबसे अधिक लिगैंडों पर आवेश तीनों ही लिगैंड होते हैं। तो सबसे अधिक चार्ज किस पर है? N-
तो लिगेंडों पर जैसे जैसे हमें जुड़ाते हैं उनका परमाणु आकार छोटा हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है, परमाणु आकार छोटा हो जाता है, जिससे धातु और लिगेंड के बीच बंध प्रवणता में कमी आती है, विपाटन ऊर्जा का मान कैसे हो जाता है, कम हो जाता है, परमाणु आकार बढ़ जाता है। जैसे लिगेंडों पर आवेश बढ़ाते हैं उनका परमाणु आकार बढ़ जाता है, जैसे धातु लिगेंड बंध प्रवणता में कमी आती है और विपाटन ऊर्जा का मान कम हो जाता है, इसके फलस्वरूप को स्टेबिलिटी में जैसे कमी आ जाती है। ये हो गया आपका किस प्रकार का चौथा वाला, देखिए कीलेट प्रभाव। नेक्स्ट देखिए कीलेट प्रभाव। कीलेट प्रभाव के बारे में आपको बता चुका हूं। कीलेट क्या होते हैं? कीलेटों से बनने वाले जो संकुल होते हैं वह एक तंतु लिगेंड से बनने वाले संकुल की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं। दोबारा सुनिए, कीलेटों से बनने वाले जो संकुल होते हैं एक तंतु लिगेंड से बनने वाले संकुल की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कीलेट वलययुक्त संकुल यौगिक जो होते हैं, कीलेट जो होते हैं वलययुक्त संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। जैसे धातु और लिगेंड के बीच जो बंध प्रबलता है उसके मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है और संकुल यौगिक का स्थायित्व बढ़ जाता है। दोबारा सुनिए, कीलेटों से बनने वाले संकुल, दोबारा देखिए हमें कीलेटों से बनने वाले कीलेटों से बनने वाले कीलेटों से बनने वाले संकुल, कीलेटों से बनने वाले संकुल एक तंतु लिगेंड से बनने वाले संकुल की अपेक्षा एक तंतु लिगेंड से बनने वाले संकुल की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं, कीलेटों से बनने वाले संकुल एक तंतु लिगेंड से बनने वाले संकुल की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं, ठीक है ना। अधिक स्थायी होते हैं क्योंकि कीलेट वलययुक्त संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं, संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं, जिससे धातु लिगेंड बंध प्रबलता बढ़ जाती है और संकुल का स्थायित्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और संकुल का स्थायित्व अधिक हो जाता है। संकुल का स्थायित्व भी अधिक हो जाता है। एग्जांपल देखते हैं इसका, आप देखिए एक एग्जांपल लेता हूं, CONH3 का होल 6, CONH3 का होल 6 और यहाँ पे लिख दिया मैंने +3 और दूसरा संकुल यौगिक दिया COEN का होल 3, COEN का होल 3 और यहाँ पे लिख दिया +3। तो इन दोनों में देखिए, इन दोनों में पहला संकुल यौगिक है CONH3 का होल 6 +3 और दूसरा संकुल यौगिक है COEN का होल 3 +3। इन दोनों में देखिए, दोनों में केंद्र धातु परमाणु समान है, कोबाल्ट है और उसमें भी क्या है, कोबाल्ट, लेकिन इसमें लिगेंड कौन सा है, NH3 और उसमें लिगेंड कौन सा, EN, एथिलीन डाइईन। यहाँ पे देखिए आप, ये एक तंतु लिगेंड है और ये EN जो है एक द्वितंतु लिगेंड है जो कि एक कीलेट वलय बनाता है। तो इसमें कीलेट वलय बनेगी COEN का होल 3। तो इसमें कीलेट वलय बनने के कारण ये संकुल जो होता है अधिक स्थायी होता है बजाय इससे। वही वाली बात मैंने यहाँ पे लिखी है, जिससे धातु और लिगेंड के बीच जो बंध प्रबलता है उसकी मान में वृद्धि हो जाती है और उसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये है आपका कीलेटों का प्रभाव।
नेक्स्ट अगला कार्य है लिगेंडों का आकार। नेक्स्ट है लिगेंडों का आकार। लिगेंडों का आकार, ठीक है। लिगेंडों का आकार इसमें क्या होता है? लिगेंडों का परमाणु आकार जितना छोटा होता है प्रबलता उतनी अधिक होती है, इससे विपाटन ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। लिगेंडों का परमाणु आकार, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, लिगेंडों का परमाणु आकार लिगेंडों का परमाणु आकार जितना छोटा होता है, जितना छोटा होता है, लिगेंडों का परमाणु आकार जितना छोटा होता है प्रबलता उतनी अधिक होती है, प्रबलता उतनी ही अधिक होती है। प्रबलता उतनी ही अधिक होती है जिससे विपाटन ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, जिससे विपाटन ऊर्जा का मान बढ़ जाता है और स्थायित्व भी बढ़ जाता है। स्थायित्व भी बढ़ जाता है, ठीक है ना भाई। जैसे F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, इस प्रकार डिवाइड क्या होता है? क्रम होता है। क्या होता है? क्रम। नेक्स्ट अंतिम कार्य है हीलियम क्षेत्र प्रवाह या क्रिस्टल क्षेत्र प्रवाह कहते हैं इसको। क्रिस्टल क्षेत्र प्रवाह, इसको मैं बता रहा हूं भाई। क्रिस्टल क्षेत्र प्रवाह देखिए भाई, क्रिस्टल क्षेत्र प्रवाह। नेक्स्ट है क्रिस्टल क्षेत्र प्रवाह। क्रिस्टल क्षेत्र प्रवाह देखिए, इसमें क्या होता है? उच्च चक्रण वाले संकुलों का स्थायित्व मैंगनीज से जिंक तक बढ़ता जाता है। उच्च चक्रण वाले संकुलों का स्थायित्व उच्च चक्र वाले संकुलों का स्थायित्व उच्च चक्र वाले संकुलों का स्थायित्व स्टेबिलिटी Mn से जिंक तक बढ़ता जाता है। बढ़ता जाता है, ठीक है ना भाई। इसका क्रम निम्न होता है। निम्न होता है, इसे देखिए। हेमेन, हैफी, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और यौगिक जिंक, इनका जो क्रम है वो बढ़ता जाता है। उच्च चक्र वाले संकुलों का जो स्थायित्व है वह Mn से Zn तक बढ़ता जाता है। इस क्रम को प्राकृतिक क्रम या एल्विन विलियम क्रम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे लिखा हूं मैं, इस क्रम को प्राकृतिक क्रम या इरविंग विलियम क्रम, इरविंग विलियम क्रम
विलियम क्रम कहा जाता है। ठीक है भाई, इस क्रम को प्राकृतिक क्रम या हेरविन विलियम क्रम कहा जाता है। ये हो गया आपको उपसर्ग संयोजी यौगिकों के साथ प्रभावित करने वाले कारक। 5 कारक मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है ना बेटा। उसके बाद देखिए ये बात ध्यान रखना है, इस क्रम को प्राकृतिक क्रम या एल्विन विलियम क्रम कहा जाता है। इस क्रम को प्राकृतिक क्रम या एल्विन विलियम क्रम कहा जाता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट सीएफटी की सीमा है। नेक्स्ट है सीएफटी की सीमा। सीएफटी की सीमा क्या होती है देखिए। सीएफटी की सीमा है, पहली सीमा है कि ये सिद्धांत जो है डी कक्षकों की व्याख्या करता है, एस और पी कक्षकों की व्याख्या नहीं करता है। यह सिद्धांत जो होता है डी कक्षकों के बारे में बताता है, यह एस और पी कक्षकों के बारे में नहीं बताता है। दूसरी कमी है सीएफटी संकुल यौगिकों के आयनिक और सहसंयोजी लक्षण जो होते हैं उनकी पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं करती है। सीएफटी सिद्धांत जो होता है संकुल यौगिकों के आयनिक और सहसंयोजी लक्षणों की पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं करता है। तीसरी कमी है सीएफटी संकुल यौगिकों के अति सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी नहीं कर पाता है। और चौथा कारक है सीएफटी के अनुसार ऋणात्मक लिगैंड जो होता है उसे बिंदु आवेश माना जाता है, और ऋणात्मक लिगैंड द्वारा डी कक्षकों का जो विभाजन होता है वह अधिक होता है। जबकि स्पेक्ट्रम रासायनिक श्रेणी जो हमने पढ़ाई थी आपको, उसके अनुसार ऋणायन लिगैंडों का स्थान सबसे नीचे होता है और यह दुर्बल क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, इसके माध्यम से यह कम विभाजित होते हैं। पहली कमी है यह सिद्धांत केवल डी कक्षकों की व्याख्या करता है। एस और पी कक्षकों की नहीं। ठीक है ना। दूसरी कमी है यह सिद्धांत जो है संकुल यौगिकों के आयनिक तथा सहसंयोजी लक्षणों की पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं करता है। यह सिद्धांत संकुल यौगिकों के आयनिक तथा सहसंयोजी लक्षणों की पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं करता है। तीसरी कमी देखिए सीएफटी सिद्धांत, यह सिद्धांत संकुल यौगिकों के अति सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता है। यह सिद्धांत अति सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता है, संकुल यौगिकों के अति सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता है। 3 कमी यहाँ पे मैंने आपको लिखा दी है, एक कमी लिखा रहा हूँ, देखिए आप। चौथी कमी देखिए सीएफटी के अनुसार ऋणात्मक लिगैंड को
बिंदु आवेश माना जाता है, ऋणात्मक लिगैंड को बिंदु आवेश माना जाता है अतः ऋणात्मक लिगैंड द्वारा डी कक्षकों का विभाजन स्प्लिटिंग डी कक्षकों का विपाटन डी कक्षकों का विपाटन अधिक होना चाहिए। अधिक होना चाहिए, जबकि स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी के अनुसार डी कक्षक स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी के अनुसार ऋणात्मक लिगैंड स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी के अनुसार ऋणायन लिगैंडों का स्थान नीचे स्थित होता है, स्थान सबसे नीचे होता है। सबसे नीचे स्थित होता है। ठीक है, और यह दुर्बल से उत्पन्न करते हैं। इसके फलस्वरूप कम विभाजित होते हैं। इसके माध्यम से यह कम स्प्लिट होते हैं। ये स्पीकर को भी चौथी सीएफटी को ऋणात्मक लिगैंडों को बिंदु आवेश माना जाता है अतः ऋणात्मक लिगैंडों द्वारा डी कक्षकों का विभाजन अधिक होना चाहिए, जबकि स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी के अनुसार ऋणायन लिगैंडों का स्थान सबसे नीचे स्थित होता है और ये दुर्बल से उत्पन्न करते हैं। इसके माध्यम से कम विभाजित होते हैं। ठीक है, जिसके माध्यम से कम विभाजित होते हैं, ये इसकी बड़ी कमी है। नेक्स्ट देखिए, उपसंयोजी यौगिकों के अनुप्रयोग जिसे हम कहते हैं जैविक महत्व। क्या कहते हैं? जैविक महत्व। उपसंयोजी यौगिकों के अनुप्रयोग जिसे हम जैविक महत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जैविक महत्व। उपसंयोजी यौगिकों के अनुप्रयोग जिसे हम जैविक महत्व कहते हैं। जैविक महत्व पहला इसका जैविक महत्व है Na+2 का परीक्षण। Na+2 आयन जो होता है उसका परीक्षण। देखिए, दुर्बल क्षारीय माध्यम में Na+2 जो होता है वह DMG के साथ क्रिया करके गुलाबी लाल रंग देता है। दुर्बल क्षारीय माध्यम में Na+2 DMG के साथ
क्रियाकर गुलाबी लाल रंग का अवश्य होता है। गुलाबी लाल रंग का अवच्छेद होता है। रिएक्शन देखिए Na+2 की रिएक्शन कराते हैं DMG के साथ। Na+2 की रिएक्शन कराते हैं DMG के साथ और NH4OH माध्यम में यानी क्षारीय माध्यम में। तो प्राप्त होता है NiDMG का होल 2। NiDMG का होल 2 और यहाँ पे रहेगा +2। क्या रहेगा? +2। ये गुलाबी लाल रंग का अवच्छेद होता है। इस रिएक्शन को अपन ऐसे भी करा सकते हैं यानी कि NiCl2 प्लस उसके बाद है 2NH4OH। अब DMG स्ट्रक्चर बनाएंगे यहाँ पे हम 2CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NOH सिंगल बॉन्ड C CH3 डबल बॉन्ड NOH। देन रिएक्शन इसमें देखिए 2NH4 से निकल जाएगा यहाँ से, ये निकल जाएगा और Na वहाँ पे जुड़ जाएगा और प्लस में 2H2 निकल जाएगा। तो प्राप्त क्या होता है देखिए Na यहाँ पे जुड़ जाता है, ठीक है ना भाई। CH3 डायमीटर का आयतन 2 है। C सिंगल बॉन्ड C CH3 ठीक है ना। डबल बॉन्ड NO माइनस इसके साथ बनता है डबल बॉन्ड NOH, ठीक है ना। ठीक, उसके बाद 2 है यहाँ पे CCH3 डबल बॉन्ड NOH O माइनस, सॉरी डबल बॉन्ड हो गए, ठीक है। N ये अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये दे रहा है, ये हो गया Na+2 हिंदी हो गया NiDMG का होल +2 हो गया, प्लस में निकल गया 2NH4Cl और यहाँ से गया 2H2 निकल गया, क्या निकल गया 2H2, ठीक है ना। इस प्रकार से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए S-2 का प्रश्न देखिए। S-2 का प्रश्न देखिए। सेकंड है S-2 का प्रश्न। इसमें क्या होता है, सोडियम जो सल्फाइड होता है सोडियम सल्फाइड की क्रिया सोडियम नाइट्रोक्साइड के साथ कराए जाने पर मैग्नीज रंग का अवच्छेद प्राप्त होता है। सोडियम सल्फाइड की क्रिया सोडियम नाइट्रोक्साइड के साथ कराने पर बैंगनी रंग का अवच्छेद प्राप्त होता है। बैंगनी रंग का अवच्छेद प्राप्त होता है। अवच्छेद प्राप्त होता है। बैंगनी कलर का अवच्छेद प्राप्त होता है। रिएक्शन कराते हैं Na2S की क्रिया कराएंगे, सोडियम सल्फाइड है इसकी क्रिया कराएंगे Na2FeCl का होल 5 Na2FeCl का होल 5 NO। यह है आपका सोडियम नाइट्रोक्साइड, क्या है सोडियम नाइट्रोक्साइड है। और इसके साथ इसकी क्रिया करा रहे हैं तो प्राप्त होगा Na4, क्या प्राप्त होगा Na4FeCl का होल 5 NOS Na4FeCl का होल 5 और यहाँ पर हो गया आपका NOS, क्या हो गया NOS। ये जो कलर ये जो हमको
ना, और ये है आपका सोडियम नाइट्रोक्साइड। ये हो गया भाई। नेक्स्ट देखते हैं Fe+3 का परीक्षण। नेक्स्ट है Fe+3 का परीक्षण। नेक्स्ट है आपका Fe+3 का परीक्षण। इसमें देखिए Fe+3 का जो परीक्षण है इसमें क्या होता है, FeCl3 की क्रिया सोडियम फेरोसाइनाइड पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ कराने पर नीले रंग का संकुल यौगिक प्राप्त होता है। FeCl3 की क्रिया करानी है अपने को किसके साथ, पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCl का होल 6 K4FeCl का होल 6, यानी कि Fe+3 फेरिक आयन का हम परीक्षण कर रहे हैं और FeCl3 यहाँ Fe+3 अवस्था में और पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ इसकी क्रिया करा रहे हैं। तो इसके मोल ले अपने 4, इसके मोल ले 3। तो प्राप्त क्या होना है, देखिए प्राप्त होगा Fe4FeCl का होल 6 का होल थ्राइस, यानी फेरिक फेरोसाइनाइड Fe4FeCl का होल 6 का होल थ्राइस ये प्राप्त होगा। और इसमें निकल जाएगा 12 KCl निकल जाएंगे। यहाँ से देखिए प्राप्त होगा Fe4FeCl का होल 6 का होल थ्राइस प्लस में अपन के भार हो गए इसमें कितने KCl, 12 KCl। दोबारा देखिए Fe4FeCl का होल 6 का होल थ्राइस, Fe4FeCl का होल 6 का होल थ्राइस प्लस में बाहर हो गए 12 KCl। 12 KCl इसमें बाहर हो जाते हैं क्योंकि नीले रंग का होता है। नेक्स्ट देखिए Fe+2 आयन का परीक्षण। देखिए Fe+2 आयन का परीक्षण कैसे करते हैं अपन। Fe+2 आयन का परीक्षण, Fe+2 का परीक्षण देखिए Fe+2 का परीक्षण देखिए भाई। इसमें FeCl2 क्रिया K3FeCl का होल 6 पोटेशियम फेरिसाइनाइड के साथ कराते हैं। उसके बाद इसमें भी नीले रंग का संकुल भी प्राप्त होता है। FeCl2 की क्रिया करा रहे हैं K3FeCl का होल 6 के साथ कराते हैं K3FeCl का होल 6। देन रिएक्शन, यहां पे इसके मोल लेते हैं अपन 3 और यहां पे लेते हैं 2। तो प्राप्त होगा नीले रंग का संकुल K3FeCl का होल 6 का होल थ्राइस, Fe3FeCl का होल 6 का होल थ्राइस प्राप्त होगा Fe3FeCl का होल 6 का होल थ्राइस। और इसमें निकल जाएगा 6 KCl। क्या निकल गया भाई, 6 KCl इसमें बाहर हो जाते हैं। तो इसमें भी नीले रंग का संकुल होता है। ये भी संकुल किस रंग का है, नीले रंग का है। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट है फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी में इसका यूज कैसे किया जाता है, फोटोग्राफी में इसका उपयोग कैसे होता है सुनिए। फोटोग्राफी में क्या होता है, फिल्म के स्थायीकरण। इसमें फिल्म के स्थायीकरण के दौरान AgBr एक संकुल यौगिक AgH2O3 का होल थ्राइस -3 में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात AgBr की क्रिया हाइपोक्लोरिन के साथ कराई जाती है। यानी AgBr सिल्वर ब्रोमाइड इसकी क्रिया कराते हैं Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट। क्या है, सोडियम थायोसल्फेट जिसे कहते हैं हाइपोक्लोरिन। कौन सा विलयन है, हाइपोक्लोरिन। इसके साथ कराते हैं तो प्राप्त होता है इसमें से NaBr बाहर निकल जाता है, एक NaBr बाहर निकल जाएगा, प्राप्त होगा Na3AgH2O3 Na3AgH2O3 का होल ट्वाइस। और यहाँ पे आ जाएगा आपका -3। कितना आ जाएगा, -3। और इसमें से एक NaBr बाहर निकल जाता है। दोबारा सुनिए, AgBr इसकी क्रिया कराते हैं Na2H2O3 के साथ, प्राप्त होता है Na3AgH2O3 का होल ट्वाइस प्लस में NaBr बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट है इसमें
Na3 की उपस्थिति में कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का नीला रंग गहरे नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। देखिए इसमें क्या होता है। नेक्स्ट है किसकी उपस्थिति में, अमोनिया की उपस्थिति में। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं NH3 की उपस्थिति में, अमोनिया की उपस्थिति में अमोनिया की उपस्थिति में अमोनिया की उपस्थिति में कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का हल्का नीला रंग गहरे नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। गहरे नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। गहरे नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। रिएक्शन देखिए CuH2 का होल 4 SO4 इसकी क्रिया कराते हैं अमोनिया की उपस्थिति में 4NH3। ठीक है ना, ये हल्के नीले रंग का है। प्राप्त होता है CuNH3 का होल 4 CuNH3 का होल 4 SO4 प्लस में भाग निकल जाएगा क्या 4H2 भाग निकल जाता है 4H2O। ठीक है भाई। नेक्स्ट आप देखिए प्लेटिनम का एक समतुल्य होता है सिस्प्लेटिन जो कि कैंसर के इलाज में काम में आता है। इसमें लिख रहा हूं उसको मैं प्लेटिनम का समतुल्य यौगिक प्लेटिनम का समतुल्य यौगिक प्लेटिनम का समतुल्य यौगिक सिस्प्लेटिन। नाम क्या है सिस्प्लेटिन। इसका सूत्र होता है PTNH3 का होल 2 PTNH3 का होल 2 और ये हो गया आपका Cl2 सिस्प्लेटिन है। क्या है बेटा सिस्प्लेटिन। दोबारा देखिए सिस्प्लेटिन PTNH3 का होल 2 Cl2 सिस्प्लेटिन कैंसर के इलाज में उपयोगी होता है। देखिए दोबारा से प्लेटिनम का समतुल्य यौगिक सिस्प्लेटिन कैंसर के इलाज में उपयोगी होता है। ठीक है, उपयोगी होता है, उपयोगी होता है। ठीक है ना, ये मोस्ट है आ सकता है। नेक्स्ट लोहे का संचरण Fe2O3.2 को ऑक्सिजन कंप्लीट को हटाया जाता है। लोहे के संचरण Fe2O3.XH2 को ऑक्सिलिक कंपनी के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है ना भाई, हटाया जा सकता है। नेक्स्ट सोडियम चांदी धातु के निष्कर्षण में सोने और चांदी धातुओं के निष्कर्षण में अगला देखिए नेक्स्ट देखिए सोने और चांदी धातुओं के निष्कर्षण में सोने तथा चांदी धातुओं के निष्कर्षण में AuCl का होल 2 माइनस तथा AgCl का होल 2
AgCN का होल टू माइनस समकुल एवं का उपयोग किया जाता है। समकुलों का उपयोग किया जाता है, किया जाता है। उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, विल्किंसन उत्प्रेरक होता है जिसका सूत्र होता है RHCl PPH3 का O3 का उपयोग एल्कीनों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। विल्किंसन उत्प्रेरक, विल्किंसन उत्प्रेरक विल्किंसन उत्प्रेरक विल्किंसन उत्प्रेरक RHCl PPH3 का होल 3 RHCl PPH3 का होल 3 का उपयोग एल्कीनों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। एल्कीनों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। नेक्स्ट है EDTA-4 का उपयोग, EDTA-4 का उपयोग जल की कठोरता को दूर करने में किया जाता है। इससे जल की कठोरता को दूर किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इससे जल की कठोरता को दूर किया जाता है। नेक्स्ट है कॉपर के रिक्ता को डीपेनिसिलेमिक संकुल से दूर किया जाता है। कॉपर के रिक्ता को डीपेनिसिलेमिक से दूर किया जाता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट है Fe के रिक्ता को फेरिड ऑप्शन बी ताको फेरी हेरिडॉक्सिन बी से दूर किया जाता है। से दूर किया डैश करिए, डैश करिए, डैश करिए ऑक्सीजन से बी से दूर किया जाता है। डैश करिए ऑक्सीजन बी से दूर किया जाता है। नेक्स्ट है ब्रिटिश एंटी लुसाइड, ब्रिटिश एंटी लुसाइड नेक्स्ट है ब्रिटिश एंटी लुसाइड, ब्रिटिश एंटी लुसाइड। देखिए ब्रिटिश एंटी लुसाइड एंटी लुसाइड ब्रिटिश एंटी लुसाइड जिसे कहते हैं BAL, एक संकुल है, एक क्या है संकुल कंपाउंड है। ब्रिटिश एंटी लुसाइड के संकुल क्या है, कंपाउंड है, जो कि आर्सेनिक है या फिर मरकरी है या फिर PB है या फिर एंटीमनी है या फिर कैडमियम के जहरीले प्रभाव को कम करता है।
जो कि आर्सेनिक AgPD, PD के बाद है एंटीमनी AS और कैडमियम CD आदि के प्रभाव को कम करता है, आदि के जहरीले प्रभाव को कम करता है। जहरीले प्रभाव को कम करता है। ये लूसाइड है, ठीक है ना, ध्यान रखना ये लूसाइड है, एंटी लूसाइड है, एंटी लूसाइड, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, धातुओं के शुद्धिकरण में एक विधि होती है वॉन ऑर्गेल विधि। धातुओं के शुद्धिकरण में CO का उपयोग किया जाता है जिसे वॉन ऑर्गेल विधि कहते हैं। धातुओं के शुद्धिकरण में, धातुओं के शुद्धिकरण में CO का उपयोग किया जाता है, जिसे वॉन ऑर्गेल विधि कहते हैं। रिएक्शन देखिए, Ni+4CO, देन रिएक्शन NiCO का होल 4, ठीक है ना, NiCO का होल 4। अब इसको अपन और गर्म करते हैं तो प्राप्त होता है Ni+4CO। मोस्ट क्या है, मोस्ट पूछी जाती है कई बार, क्या है ये मोस्ट। दोबारा से और देख लो एक बार, Ni+4CO, then reaction NiCO का होल 4, ये संतुलित हो गया। इसे अपन और हिट करते हैं, प्राप्त होता है Ni+4CO। ये देखिए, यह शुद्ध निकले, यह शुद्ध निकले। उसके बाद देखिए क्लोरोफिल, थोड़ा बहुत है, क्लोरोफिल जो होती है, क्लोरोफिल आपने नाम सुना है। क्लोरोफिल में Mg धातु होती है। हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन में Fe+2 होता है। क्या होता है Fe+2। मायोग्लोबिन में Fe+3 होता है। क्या होता है Fe+3 होता है। क्या होता है Fe+3, ठीक है ना। विटामिन B12 में होता है, विटामिन B12 कोबाल्ट होता है। क्या होता है कोबाल्ट। कार्बोक्सीपेप्टाइड में, कार्बोक्सीपेप्टाइड में होता है जिंक। क्या होता है जिंक। और इंसुलिन में भी क्या होता है जिंक होता है। इंसुलिन में भी क्या होता है जिंक। क्या होता है जिंक। इंसुलिन में क्या होता है बेटा जिंक होता है। इंसुलिन में क्या होता है जिंक होता है। क्या होता है जिंक। ये आपका पार्ट यहाँ पे क्या होता है समाप्त। इसमें एक टॉपिक और है, उसके बाद ये पार्ट समाप्ति है। दोबारा देखिए, क्लोरोफिल में Mg, हीमोग्लोबिन में क्या है Fe+2, मायोग्लोबिन में क्या है Fe+3, विटामिन B12 में कोबाल्ट, कार्बोक्सीपेप्टाइड में जिंक। और इंसुलिन में क्या है, इंसुलिन में है आपका जिंक। क्या है जिंक है, ठीक है। इसके बाद ये पार्ट समाप्ति है, ठीक है।